नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज की करंट की क्लास कुछ डिले हो गई तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं और कल से प्रॉपर आपको 12 बजे तक क्लास मिल जाया करेगी। ठीक, तो आज की खबरें 6 से 7 खबरें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनके सारे डायमेंशन समझते हैं, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी चीज़ों को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, उसको देख लेते हैं। आप देख रहे हैं कि स्टे डॉग जो मामला है कुत्तों का, जो गलियों में कुत्तों की जो आबादी बढ़ गई है, ये मामला काफ़ी सुर्खियों में है। अभी विगत समय में आपने देखा होगा केरल सरकार ने डिसीजन लिया था कि जितने भी गली में कुत्ते हैं उनमें जो इल हैं, जो बीमार हैं, जो जिसमें रेबीज है, उन सबको मार दिया जाएगा। उसके बाद वो हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट में ये मामला चला गया, केरल में। सुप्रीम कोर्ट का पहले ऐसा मानना था कि कुछ कुत्तों के साथ में, मतलब कि कोई भी एनिमल है उनके साथ में कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी, उनको रिलोकेट वगैरह नहीं किया जाएगा, उनके भी अधिकार होते हैं। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है जिसमें उसने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत गलियों में जितने भी कुत्ते हैं उन सबको इकट्ठा किया जाए और जाकर के एक जगह ले जाया जाए, पॉन्ड्स बना दिए जाएँ, गड्ढा खोद के उसमें उनको डाल दिया जाए और वहाँ से उनको निकलने ना दिया जाए। सीधे इस भाषा में कहा है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो भी इस निर्णय के विरुद्ध में आएगा, इसकी अवज्ञा करेगा, इसके बीच में आएगा, उसको कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट माना जाएगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि न्यायालय की अवज्ञा करना, अवमानना करना। ठीक है, तो अब बात आ रही है कि आखिर में ये मामला है क्या, थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप देख रहे हैं कि एक साल में कुत्तों से काटने की घटनाएं 35 लाख से ज़्यादा आ रही हैं। कुल मिलाकर के भारत में 60 मिलियन कुत्ते हैं। 60 मिलियन से ज़्यादा कुत्ते, यानी कि 6 करोड़ से ज़्यादा कुत्तों की आबादी पूरे इंडिया में हो चुकी है। हर साल वो 3 मिलियन से ज़्यादा बाइट करते हैं, यानी कि काटते हैं, और हर साल कुत्तों की वजह से 5000 जानें जा रही हैं, 5000 ज़िंदगी जा रही हैं। ठीक है, आपने देखा होगा बच्चों को मार डाला, बुढ़े को मार डाला, किसी और को मार डाला, और रेबीज हैं उनकी वजह से कई सारी मृत्यु हो जाती हैं। तो ये सब चल रहा है। अब बात क्या है, यहाँ पे दो लोग आ जाते हैं। एक हैं वो जो एनिमल राइट्स की बात करते हैं, एक्टिविस्ट हैं। दूसरी वो जो इसका विरोध करते हैं। तो एनिमल एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और दूसरे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, कुत्ते उन्होंने आतंक मचा रखा है तो ऐसा ही होना चाहिए उनके साथ। ठीक है, तो 2 एक्ट हैं यहाँ पे। एक एक्ट है और कुछ रूल्स हैं, इनको याद रखना। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 1960 का है। और इसी 1960 के अधिनियम से कुछ नियम निकाले गए हैं। एनिमल्स बर्थ कंट्रोल डॉग्स रूल 2001, फिर उसमें संशोधन किया गया 2023 में कुछ रूल्स आए हैं। इनके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक, तो आपको देखना है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। आप देख रहे हैं कुत्तों का काफ़ी संकट है, कहीं भी जाकर काट लेते हैं, बहुत सारा नुकसान चल रहा है। तो इतना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप एथिक्स में इसका एक खबर के रूप में यूज हो जाएगा, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका, ना मेंस का ना पीटी का। ठीक है, हाँ, ये एक्ट के बारे में आ सकता है कि क्रुएल्टी नहीं की जा सकती, 1960 का एक्ट है, कुछ रूल्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है पीटी का। और मेंस में आप ये कंटेंट ना एथिक्स में यूज कर सकते हैं, बस इतना ही इसका इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट देखते हैं, आसिम मुनीर की यूएसए में यात्रा हुई। आसिम मुनीर पाकिस्तान की जो सेना है उसका जनरल है, उसका प्रमुख है। उसने अमेरिका की यात्रा की, अमेरिका की धरती पे बैठ के जाके कहा कि हम और अमेरिका दोनों मिल जाएंगे और दोनों मिलकर आधी दुनिया को समाप्त कर देंगे। इतनी क्षमता है परमाणु की हमारे पास, इतना एटम पावर हमारे पास, हम दोनों के पास, कि आधी दुनिया को समाप्त कर देंगे। दूसरा स्टेटमेंट दिया कि भारत सिंधु नदी पे जो डैम बना रहा है बना ले, चूँकि हमारा जो सिंधु नदी है पाकिस्तान की रक्त वाहिनी है। जो नशें होती हैं उसमें रक्त अगर ना जाए तो बॉडी समाप्त हो जाएगी, आप मर जाओगे। तो ऐसे उसने बताया, अगर डैम बना लिया तो बना लेने दो, हमारे पास जो भी मिसाइल्स रखी हैं सारी उस पर छोड़ देंगे, तोड़ देंगे उसको। साथ ही साथ में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ, इस पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, वो ये है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का एक क्षेत्र है साउथ और वेस्ट में, ईरान से लगता हुआ है ना, और अरब सागर से लगता हुआ है, तो वहाँ पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है जो वहाँ के बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आज़ाद कराना चाहते हैं। ठीक है, स्वतंत्र कराना चाहते हैं। तो भारत कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करता है, क्योंकि पाकिस्तान के जो हितों के विरुद्ध होगा हम उसको ही सपोर्ट करेंगे ना, जाहिर सी बात है। लेकिन हालांकि ऐसी कोई बात है नहीं कि हम सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं, हम वो अलग चीज़ें हैं, उस पर नहीं जाते हैं। लेकिन अमेरिका ने क्या किया है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है जो कि आज़ाद मुल्क बनाना चाहती है पाकिस्तान से हटके,
उससे अलग हो गई, तो उसको उसने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। अब हमारे और अमेरिका के संबंध सीधे 1971 की जो 1971 में जो संबंध थे ना, उसी तल पे आ गए हैं, एकदम खुल के वो दुश्मन की भूमिका में आ चुका है। अभी तक भारत के सामने ये चैलेंज हो रहा था कि हम रूस के साथ जाएं या यूएसए के साथ जाएं, हम शक्ति संतुलन बैलेंस बना रहे थे बीच में। लेकिन अब इन सब चीज़ों से एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि हमें रूस के साथ ही जाना होगा मजबूती से, क्योंकि ये तो हर प्रकार से पाकिस्तान का हमारे विरुद्ध ही यूज करा। जो तीनों स्टेटमेंट दिए, चाहे पहला स्टेटमेंट मान लो, चाहे आधी दुनिया वाला, उसमें ये आधी दुनिया का मतलब एशिया है, दक्षिण एशिया, और दक्षिण एशिया में इंडिया की बात है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर में ऐसी कौन सी वजह बनी जो अमेरिका हमारे विरोध में इतना ज़्यादा जा रहा है। तो कुछ पॉइंट है, उनको देखना। ऑपरेशन सिंदूर चलाया, पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया हमने। ऑपरेशन सिंदूर जब चलाया तो उसमें अमेरिका की बहुत सारा डिफेंस सिस्टम था, उसको भी बहुत थ्रेट पहुंची, नुकसान हुआ। जैसे कि एग्जांपल F-16 उसके नुकसान पहुंचा, इससे भी उसे नुकसान हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय समाज में उसकी भी थू हुई कि तुम्हारे तो डिफेंस कुछ नहीं है। रूस की शक्ति प्रदर्शन हो गया, भारत की शक्ति प्रदर्शन हो गया। हमारा आकाश था, उसका S-400 था, है ना, सुदर्शन। दूसरा क्या है, अमेरिका चाहता है कि जो हमारा मार्केट है वो अमेरिका के लिए पूरी तरीके से खोल दिया जाए। जैसे आपका एग्रीकल्चर का मार्केट हुआ, आपका डेयरी का मार्केट हुआ, लेकिन हम एग्रीकल्चर और डेयरी का मार्केट खोल नहीं रहे अमेरिका के लिए। इवन मोदी साहब ने तो अभी आपने देखा होगा, रिसेंट 5-6 दिन पहले बैठक हुई थी, तो उन्होंने सीधा कह दिया था, हम कोई भी बड़ी से बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम किसानों के साथ गलत नहीं होने देंगे, हम अपने मार्केट नहीं खोलेंगे अमेरिका के लिए। सीधा बोल दिया था उस समय जब स्वामीनाथन की जो एग्रीकल्चर पे बैठक हो रही थी उस समय, तो ये सीधा बोल दिया। तो ये सब डेवलपमेंट आप देखिए कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों में समीकरण बनते हैं, बदलते हैं। ठीक है, अगला है कि चीन, पाकिस्तान और चीन का रिलेशन बहुत अच्छा है। पाकिस्तान की चीन पे ज़रूरत से ज़्यादा निर्भरता हो गई है, आर्थिक निर्भरता, है ना। तो पाकिस्तान भी नहीं चाह रहा है कि चीन से इतना ज़्यादा निर्भरता हो जाए, और अमेरिका भी चाह रहा है कि पाकिस्तान चीन बहुत ज़्यादा इतना क्लोज एलाई ना बन जाए, बन तो चुके ही हैं। तो हमें भी पाकिस्तान में पहुंच बनानी है, ताकि चीन के हितों के विरुद्ध काम करना है, उसे चीन के अगेंस्ट काम करना, तो पाकिस्तान में उसको भी चाहिए, और पाकिस्तान को भी चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे इंटरेस्ट हों। साथ ही साथ पश्चिमी एशिया, जो पश्चिमी देश हैं, अमेरिका, यूरोप, इनसे पाकिस्तान के अच्छे संबंध बने, ताकि निवेश आए, डॉलर आए, उनकी इकॉनमी अच्छी बने, क्योंकि खस्ता हाल इकॉनमी है अभी। तो ये भी एंगल है। और एक और एंगल जो कि सबसे बड़ा है, भारत रूस संबंध। कोई भी बात हो जाए, कितना भी हो जाए, हम खूब अमेरिका के साथ, चाहे क्वाड हो, चाहे I2U2 हो, है ना, क्वाड हो, I2U2 हो, इंडिया इंडो पैसिफिक हो, डिफेंस में हो, हम हर मामले में अमेरिका के साथ गए। लेकिन हमारे अभी भी डिफेंस का बहुत ज़्यादा आयात होता है, रूस से होता है, और अमेरिका चाहता है कि हमसे डिफेंस की चीज़ें खरीदो। हम गैस और तेल का आयात रूस से कर रहे हैं, अमेरिका इसका विरोध कर रहा है। ठीक है, तो हमारा रूस का ये संबंध है, ये भी उसको चुभ रहा है, फूटे आँख को सहा नहीं रहा है, ये भी एक कारण है। और ब्रिक्स के पीछे तो आपने देखा होगा कि जब भी ब्रिक्स की बात हो रही थी, तो अमेरिका, ट्रंप काफ़ी समय से ये भड़काऊ भाषण देता आया है कि अगर ब्रिक्स लोगों ने अपनी कोई करेंसी लॉन्च कर दी, या रूबल और रुपए को मजबूत बना रहे हैं, और किसी प्रकार से डॉलर को इन लोगों ने कमज़ोर करने का प्रयास किया, तो हम इनको देख लेंगे, आई वॉच यू, कहा था उसने। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही थी कि ब्रिक्स, हाँ ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही, और इसी के अगेंस्ट फिर हम क्या कर रहे हैं, हमने देखा, हमने ब्राज़ील से बात की, मिस्टर डूडा से बात की, क्योंकि अमेरिका और ब्राज़ील के भी संबंध नहीं ठीक हैं, ब्रिक्स में है ना हम सब लोग। हमने मीटिंग की पुतिन से की, पुतिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं वहाँ पे, यहाँ पे सी जिनपिंग से की मीटिंग हो रही, RIC का कंसेप्ट उभर रहा है। तो ये सारे ओवरऑल चीज़ों पे ध्यान रखिए। और जो स्टैटिक पार्ट है हमारे USA, अब भारत रूस अमेरिका और पाकिस्तान और चीन, ये सारे एंगल को जोड़ के ही कोई क्वेश्चन मेंस में बनेगा। तो जब इस तरह से आप समझ बनाते रहेंगे क्या क्या हो रहा, क्या क्या चल रहा, तभी आप लिख पाएंगे, रट के नहीं लिख पाएंगे। अगला जो खबर है वो है प्लास्टिक की पॉल्यूशन को लेकर। देखो, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक, एक संगठन है जो पर्यावरण को सुरक्षा पे काम करता है। तो ये काफ़ी अरसे से चाह रहा है कि प्लास्टिक का जो पॉल्यूशन हो रहा है, इसको लेकर कोई एक कानून बन जाए, कोई एक कन्वेंशन बन जाए इंटरनेशनली, जिससे सभी पे लीगली बाइंडिंग हो और प्लास्टिक के पॉल्यूशन से निजात मिले। लेकिन हो नहीं पा रहा है। वहाँ पे 2 ग्रुप आ जाते हैं, एक है HAC, एक है LMC। HAC को यानी कि विकसित राष्ट्र हैं, उनका ग्रुप मान लो,
विकसित राष्ट्र HAC, और जो LMC है वो विकासशील देश। इंडिया भी उसी में है क्योंकि इंडिया एक विकासशील देश है। तो दोनों की स्ट्रेटजी अलग है। HAC जो विकसित राष्ट्रों वाला है वो कह रहा है कि प्लास्टिक को तब तक हम प्लास्टिक की प्रॉब्लम से निजात नहीं पा पाएंगे जब तक हम इसको प्रोडक्शन को ना रोक दें। इमीडिएटली कट कर दो प्लास्टिक के प्रोडक्शन को। ऑन द अदर हैंड LMC कह रहा है कि नहीं, हम प्लास्टिक के कट नहीं कर सकते क्योंकि हमें ट्रेड में बहुत लॉस हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। हम क्या करें, इसको मैनेज करें, इसको रिसाइकिल करें, रीयूज़ करें, रिड्यूस करें। जैसे इंडिया ने क्या किया सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया था। सिंगल यूज प्लास्टिक को जो पन्नी होती है ना पतली पतली, क्योंकि उसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है, उसके छोटे छोटे कण होते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सब चल रहा है। अब प्लास्टिक इतना मुद्दा क्यों है प्लास्टिक पॉल्यूशन का, वो इसलिए है, आपने देखा होगा, जैसे आप देख लो सागरीय इकोसिस्टम देख लो, समुद्र में प्लास्टिक जा रही है तो समुद्र में जो मछलियाँ हैं, जीव जंतु, उनके पेट में जा रही है। बायो एक्यूमुलेशन जो होता है, इकट्ठा होता रहता है, उनको नुकसान पहुंच रहा है। आप देख लो वही फूड चेन जो होती है उसमें शामिल हो जाता है। मछली आदमी खाएंगे, इंसान खाएंगे तो उनके पेट में आ रहा है, वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, तो जैसे कैंसर, फेफड़ों में पहुँच रही है, नाना प्रकार की बीमारियाँ। हमारी बात करें तो आप सब पानी पी रहे, उसी में खाना खा रहे, कहीं कुछ कर रहे, तो छोटे छोटे जो माइक्रो होते हैं प्लास्टिक, वो फेफड़ों में चली जाती है, पेट में चली जाती है, किडनी में चली जाती है, हार्ट में चली जाती है, और उससे नुकसान तो होता ही है। हमारे यहाँ के एनिमल देख लो, चाहे कुत्ता देख लो, गाय देख लो, तो उनके किलो किलो भर पन्नी निकलती हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इशू है, देखना होगा इन सब चीज़ों को। ठीक, अगली खबर आप E20 को लेकर है, एथेनॉल ब्लेंडिंग। ये खबर पिछले जो वीडियो थी उसमें भी मैंने बताया था। है क्या, देखो ब्राज़ील और अमेरिका ये इथेनॉल के मामले में काफ़ी अपने अग्रणी देश हैं। अमेरिका और ब्राज़ील में खूब प्रोडक्शन उत्पादन होता है इथेनॉल का। इथेनॉल का होता क्या है, वो करते क्या, वो पेट्रोल के साथ में उसको मिला देते हैं, जिससे क्या होता है पेट्रोल की कॉस्ट कम पड़ जाती है। इसलिए तो भारत सरकार ने भी कहा कि हम इथेनॉल को उत्पादन करेंगे और पेट्रोल में मिलाएंगे, क्योंकि हम अपनी ज़रूरतों का 85% से ज़्यादा पेट्रोल आयात ही करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। और इंपोर्ट से क्या होता है, जब ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं आपका डॉलर जाता है, आपकी निर्भरता बनती है, आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके साथ भी आपको समझौता करना पड़ता है। जैसे आज अगर तेल और गैस का मुद्दा ना होता हमारा, तो हम और तगड़े तरीके से डिसीजन ले लेते हैं, है ना, लेकिन हम सोचना पड़ता है हमें, क्योंकि हम बिना तेल की इकोनॉमी चलेगी नहीं। तो हमने सोचा कि E20 रखा कि 2030 तक हम पेट्रोल के साथ में 20% हम इथेनॉल को ब्लेंड कर देंगे, मिला देंगे। 80% गैसोलीन होगा, 20% इथेनॉल होगा, ये दोनों मिला करके गाड़ियों में डालेंगे, गाड़ियाँ चलेंगी, एनर्जी बनेगी। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। तो अब इथेनॉल की बात करें, इथेनॉल उत्पादन किससे होता है, आपके गन्ने से होता है, प्रमुख तौर पे राइस होता है, व्हीट होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, इनसे उत्पादन होता है। अब चैलेंज क्या आ रहे हैं वर्तमान में, पहली बात ये देख लेना कि 2025 में हमने 30 में टारगेट रखा था इथेनॉल का, 30 में हम 2030 तक हम 20% उत्पादन करने लगेंगे। हमने 2025 में इसको टारगेट को अचीव कर लिया, 2025 ख़त्म भी नहीं हुई, हमने टारगेट अचीव कर लिया। अब हम इसको बढ़ाने की सोच रहे हैं, 30% की सोच रहे हैं 2030 तक, अगले 5 सालों में। तो चैलेंज क्या है, चैलेंज ये कि फैला फूड सिक्योरिटी क्रिएट होगी। आप देख रहे हो गन्ने का उत्पादन हो रहा है, गन्ने का उत्पादन हो रहा है, तो गन्ने से चीनी बनती है, तो गन्ने से ये सारी अगर इथेनॉल ही बनने लगेगा तो क्या होगा, चीनी की कमी हो जाएगी। अब आप कहोगे चलो अच्छी बात है, शुगर नहीं होगी। अरे भैया, शुगर चीनी खाने से नहीं होती, उसको डाइजेस्ट ना करवाने की वजह से होती है, उसकी अधिकता से होती है, अति सर्वत्र व्रजते, वो तो होता ही है। तो फूड सिक्योरिटी में आ जाएगा। राइस देख रहे हो, राइस से अगर ये बनाया जाएगा तो चावल कहाँ से आएंगे, और सबसे ज़्यादा तो चावल खाया जाता है इंडिया में, तो फूड सिक्योरिटी ऐसी क्रिएट हो जाएगी। तो एक पॉइंट ये हो गया, आप देखना, पॉइंट को ऐड करना, सोचना, मेमोराइज करना, कुछ खुद भी सोचा करिए, तब मैं आपका मजबूत तगड़ा बनेगा। ठीक है, एक है मोनोकल्चर हो जाएगी। जब जैसे कि हमने क्या किया, हम MSP लेके आए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जब MSP लेके आए उससे क्या हुआ, मोनोकल्चर हुई ना, गेहूँ चावल, मुख्य तौर पे गेहूँ चावल और टोटल 23 फसलें हैं, इनको ही उत्पादन लोग कर रहे हैं। भले ही इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा हो, पर्यावरण को हानि हो रही है, जल का दोहन हो रहा है, तो लेकिन हम वही कर रहे हैं, चावल गेहूँ। पंजाब में इसका रिजल्ट ये हुआ कि पानी ख़त्म हो गया। तो मोनोकल्चर बढ़ेगी कि गन्ने को उत्पादन करेंगे लोग, केवल राइस को करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होगा। गन्ने से क्या होता है, गन्ना हो रहा है, सो कितना उसमें पानी की ज़रूरत होती है। तो पहला नुकसान ये होगा कि पानी बहुत ज़्यादा, उसका जल का दोहन होगा,
और पानी कितना ज़रूरी है आप समझ रहे हो, कितना चैलेंज है, कितना संकट है जल का, आए दिन उस पर आर्टिकल्स आते हैं। दूसरा क्लाइमेट चेंज, चाहे राइस हो चाहे गन्ना हो, यहाँ से मीथेन कितनी इमिशन होती है, और मीथेन सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन प्रभाव के मामले में देखा जाए कंट्रीब्यूशन करती है क्लाइमेट चेंज में, ग्लोबल वार्मिंग में, ठीक है। मात्रा की दृष्टि से आपका ये है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन प्रभाव की दृष्टि से ज़्यादा ये खतरनाक है, तो ये भी होता है। और एक और है इशू जिस पे लोगों के ध्यान नहीं जा रहा, इंजन को लेकर। हमारी जो अभी वर्तमान में गाड़ियाँ चल रही है उनका इंजन की डिज़ाइन उस हिसाब से है ही नहीं जिसमें इथेनॉल ब्लेंड करके और पेट्रोल दोनों मिला के गाड़ी चला ली जाए। इंजन खराब हो रहे हैं, ठीक। अमेरिका ब्राज़ील में जब ये काम हो रहा है तो वहाँ पे चॉइस है लोगों के पास, उनसे कहा जा रहा है कि आप चाहें तो इथेनॉल वाला खरीद लीजिए, चाहें तो आप पेट्रोल खरीद लीजिए। हाँ, आप पेट्रोल खरीदेंगे तो आपको थोड़ा महंगा मिलेगा, और ये खरीदोगे इथेनॉल वाला तो आपको सस्ता मिलेगा। तो लोगों के पास चॉइस है, हमारे यहाँ ये चॉइस भी नहीं है। अब जो जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, तो उनसे पूछा गया कि अगर इंजन ख़राब होता है, ये इथेनॉल वाला ब्लेंडेड तेल को डालने से गाड़ी चला रहे हैं, अगर इंजन ख़राब होता है तो क्या आप इंश्योरेंस के लिए आप जिम्मेदार हो? तो उन्होंने कह दिया हम जिम्मेदार हैं ही नहीं, क्योंकि उसकी डिज़ाइन ही ऐसी नहीं है। अब आप एक तरफ से ये ब्लेंडिंग का टारगेट रख रहे हो कि 20 हम करने लगेंगे, और हर एक जगह पर ये अनिवार्य कर देंगे 20% खरीदना ही पड़ेगा, और कोई चॉइस है ही नहीं आपके पास, यू हैव नो चॉइस। तो इंजन ख़राब होगा तो इंजन ख़राब होगा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? और को क्या जो जिनके पास गाड़ियां हैं जिनमें वो डिज़ाइन है ही नहीं इंजन की जो चला पाए, तो क्या वो गाड़ियों को बेचेंगे, दोबारा खरीदेंगे? हमारे यहाँ ऐसा तो है नहीं, इतना अमीर लोग हैं कि गाड़ियाँ बेच देंगे, खरीद लेंगे, कैसे होगा? इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है, तो ये भी एक चैलेंज बड़ा सा है। और फूड सिक्योरिटी, मोनोकल्चर, ये वाली तो चीज़ें हैं ही, आप देख रहे हो। ओके, तो इतनी खबरें थी, आई होप आपको समझ में आई होंगी। और इसके जो नोट्स हैं ये टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा, जर्नी टू ISPCS, जर्नी टू ISPCS टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहाँ पे इसको डाल दिया जाएगा, देख लेना। साथ ही साथ में आंसर राइटिंग ग्रुप भी है, आप उसमें जुड़िए, आंसर राइटिंग करिए, क्योंकि UPSC तभी निकलेगा जब आपका मेंस अच्छा हो, और उसमें भी आंसर राइटिंग में आप बेजोड़ हो, ठीक, जिसका कोई तोड़ ना हो, तभी होगा। जय हिंद, मिलते हैं।